नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल टारगेट विद आकाश में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो अध्यापक मुख्य भर्ती परीक्षा है उनके बारे में हम बात करेंगे, थोड़ा डिस्कस करेंगे उसके बारे में। क्या सिलेबस है, आपको किस प्रकार रणनीति होनी चाहिए, किस प्रकार आपको तैयारी करनी चाहिए, कौन सी बुक्स का फॉलो करना चाहिए, इन सब के बारे में बात करेंगे। पहले आपको मैं बता देता हूं, उन विद्यार्थियों के बारे में मैं बात नहीं करूंगा जो सेकंड ग्रेड या फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि जो विद्यार्थी सेकंड ग्रेड या फर्स्ट ग्रेड की पिछले दिनों से तैयारी कर रहे हैं और बीच में रीट का एग्जाम दिया है, वो विद्यार्थी सेकंड ग्रेड या फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कंटिन्यू रखे। उन विद्यार्थियों के बारे में हम बात नहीं करेंगे और उन विद्यार्थियों के बारे में बात नहीं करेंगे जिन विद्यार्थियों के नंबर कम प्राप्त हो रहे हैं। मतलब अगर आपको कैटेगरी के अनुसार जैसे 60% या 55% या 50% जो भी आपकी कैटेगरी है और उसके अनुसार जो निर्धारित पैटर्न है उसके अनुसार आपके परसेंट नहीं बन रहे हैं और अगर आपको लग रहा है कि आपके बहुत ज्यादा कम है, तो आप सीईटी की एग्जाम आ रही है सामने या एलडीसी की 10,000 या 14,000 की कुछ बातें चल रही है, इस प्रकार की वैकेंसी आने वाली है, तो आप उनमें अपना 100% दें। इधर भटकने की आपको आवश्यकता नहीं है। केवल वही विद्यार्थी जिनके पासिंग अच्छे नंबर आ रहे हैं और जिनका टारगेट मेरी तरह एकदम मुख्य एग्जाम है, क्योंकि जैसे मेरा एक टारगेट है मेन एग्जाम थर्ड ग्रेड भर्ती परीक्षा, तो आपका भी अगर एग्जाम का मुख्य जो टारगेट है वो मुख्य परीक्षा है, केवल एक ही चीज को फोकस किए हुए हैं। जो विद्यार्थी दोनों को साथ में लेकर चल रहे हैं वो विद्यार्थी जैसे हो सकते हैं आपके संस्कृत के विद्यार्थी हो सकते हैं, हिंदी के विद्यार्थी हो सकते हैं, एसएसटी के हो सकते हैं, लेकिन अगर कोई मैथ या साइंस से अगर कर रहा है तैयारी, तो उन विद्यार्थियों के लिए साथ में चलकर लेकर चलना थोड़ा सा मुश्किल है, थोड़ा सा क्या बहुत ज्यादा मुश्किल है उन विद्यार्थियों के लिए। ना तो आप सेकंड ग्रेड की कर पाओगे, आप ना रीट की कर पाओगे। तो हम बात करने वाले हैं जो मुख्य भर्ती परीक्षा होने वाली है उसके बारे में बात करेंगे, उस प्रकार की क्या आपकी रणनीति हो, क्योंकि आपने जो रीट का एग्जाम दिया है वो तो एक पहली सीढ़ी है आपके लिए, और अगर आप वो पार कर रहे हैं तो मेन एग्जाम जो असली जंग है वो अभी बाकी है, जो कि जनवरी में प्रस्तावित है। आपके पास कम से कम 160 से 170 दिन बाकी है। अब इन 160 या 170 दिन के अंदर आपको पूरा सिलेबस को इस प्रकार से कवर करना है, और कवर ही नहीं करना, क्योंकि विद्यार्थी सभी जितने भी विद्यार्थी होते हैं वो हर चीज पढ़ के जाते हैं। अगर आप एक बुक पढ़ रहे हो तो दूसरे विद्यार्थी भी वही बुक पढ़ रहे हैं, ये आप मान के चलिए। आप भी एक ही बुक पढ़ रहे हैं, दूसरे विद्यार्थी, पूरे राजस्थान में सेम बुक चलती है तो वही बुक विद्यार्थी अधिकांशतः पढ़ते हैं। लेकिन फर्क क्या होता है? फर्क होता है रणनीति का। आप किस रणनीति से तैयारी कर रहे हैं। आपके सामने जैसा कि मैं बता रहा हूं, साइंस मैथ वाले विद्यार्थियों के लिए सबसे बड़ी अगर कोई चुनौती है तो वो है राजस्थान जीके, क्योंकि उन्होंने कभी भी राजस्थान जीके नहीं पढ़ा। जो 3 साल से रीट की तैयारी कर रहे थे वो विद्यार्थी राजस्थान जीके नहीं पढ़ के आए हैं और अभी भी रीट में राजस्थान जीके नहीं पढ़ा है। कुछ विद्यार्थी ऐसे हैं जो पिछले 2 महीनों में राजस्थान जीके काफी कुछ कवर कर लिया है, उन विद्यार्थियों के लिए बहुत फायदेमंद हुआ। वो 3 महीने उन्होंने अगर यूज किया है अगर अच्छे से और राजस्थान जीके को टाइम दिया है, तो अब की बार उनका राजस्थान जीके थोड़ा बहुत इंटरेस्ट पैदा हो गया उनका। लेकिन जो विद्यार्थी राजस्थान जीके बिल्कुल नहीं पढ़ा है, तो हम पहले तो एक बात तो इस पर ही करेंगे कि राजस्थान जीके को आपको कैसे तैयार करना है, क्योंकि यह तो कॉमन रहने वाला है। चाहे आप लेवल फर्स्ट के हो, चाहे लेवल सेकंड के हो, चाहे साइंस मैथ है, चाहे एसएसटी है, चाहे हिंदी से, चाहे संस्कृत से, किसी से भी आप पेपर देने वाले हैं तो आपके राजस्थान जीके तो कॉमन रहने वाला है। यह तो सब में आएगा। लेवल फर्स्ट में भी अधिकांशतः पोर्शन राजस्थान जीके का है, जबकि अगर आप लेवल सेकंड की बात करें तो उसमें भी 130 नंबर या 120 नंबर का जीके है। मतलब आप मान के चलिए 40% आपकी जीके आ रहे हैं, और 40% जीके बहुत बड़ा वेटेज होता है। आपके सब्जेक्ट और जीके दो ही चीजें इसमें ज्यादा फोकस करने वाली है, क्योंकि जो टॉपिक जोड़े गए हैं आईसीटी है, तो आईसीटी छोटा सा टॉपिक है, ज्यादा बड़ा है, इसका कोई विस्तृत टॉपिक नहीं है। और जो शैक्षिक परिदृश्य जोड़ा गया है, तो ये दोनों टॉपिक है, छोटे छोटे टॉपिक है, सब उपलब्ध करवा देंगे लास्ट तक आपके पास। और जितना जैसे सिलेबस आएगा सभी ये राजस्थान जो शैक्षिक परिदृश्य वाला है राजस्थान में, या जो राजस्थानी भाषा का जो जोड़ा गया है वो भी, और इसके साथ आपके आईसीटी है, ये भी आपके अच्छे से कवर हो जाएगा। ज्यादा बड़ी बात नहीं है और ज्यादा शिक्षण विधियां हैं, क्योंकि अगर आपने रीट की तैयारी अगर अच्छे से की है, राजस्थान जीके के बारे में बात करेंगे। इससे पहले अगर आपने शिक्षण विधियों की तैयारी अगर पीछे की है, जैसे अगर मान लो आप हिंदी सब्जेक्ट की है तो हिंदी सब्जेक्ट की आपने शिक्षण विद्या पढ़ी है, अगर आप एसएसटी से हैं तो एसएसटी शिक्षण विद्या पढ़ी है, अगर आप गणित और विज्ञान साइंस मैथ से हैं तो आपने साइंस मैथ की शिक्षण विद्या पढ़ी होगी। तो शिक्षण विद्याओं वाला पोर्शन भी इतना आपके लिए हार्ड नहीं है, क्योंकि आपने पढ़ रखा है कौन सी बुक अच्छी है कौन सी नहीं है वो आपके पास है, और जो मैटर आपके है वही पढ़ना है। और आपको बताऊंगा साइकोलॉजी का पोर्शन तो 10 क्वेश्चन साइकोलॉजी के आने वाले हैं, जो कि 20 नंबर का वेटेज रखते हैं। इतना बड़ा वेटेज भी नहीं रखते। दूसरी बात, अगर आपने रीट में पढ़ा है साइकोलॉजी
लेकिन एक बात का ध्यान रखना, अगर आपने रिट में जो साइकोलॉजी पढ़ी है वही वापस पढ़ना है। अगर आपको नई बुक लाने की आवश्यकता नहीं है, यह मत सोचना कि आप थर्ड ग्रेड के एग्जाम में कैसा पेपर बनेगा। जो रिट में पेपर बना है उससे हार्ड नहीं बनने वाला है, ये रिट का पेपर ही हार्ड बनता है, बाकी फैक्ट पूछे जाते हैं और एग्जाम्स में। तो आपको साइकोलॉजी वही पढ़नी है जो आपने पढ़ रखी है, क्योंकि इनमें आपको ज्यादा समय खराब नहीं करना है। साइकोलॉजी होगी, शिक्षण विधियां होगी, देखो हर सब्जेक्ट अपना वेटेज रखती है और वेटेज के अनुसार आपको तैयारी करनी है। पहले तो आपको वही प्रायोरिटी देनी है जो आपकी ज्यादा वेटेज रखती है। बाकी आप साइकोस वगैरह साथ में पढ़ते रहे, लेकिन आप उनको अगर आप 3 साल पढ़े हुए हैं तो आपके लिए, या 2 साल से आप तैयारी कर रहे हैं रीट की, तो आपको, मेरे को जहां तक मालूम है रीट विद्यार्थियों ने साइकोलॉजी को अच्छी सी किया है। अब आप इसमें से रीट से कंपेयर मत करना, क्योंकि जो 23 तारीख को शाम को शिफ्ट को एग्जाम हुआ था उसमें साइकोलॉजी के थोड़े से अच्छे प्रश्न पूछे गए थे और विद्यार्थियों को कंफ्यूज करने वाले थे। तो आप इसको लेकर या इस रीट एग्जाम को सोचकर आप तैयारी नहीं करें। या मत सोचिए कि आपके साइको में कम बन रहे हैं या साइंस में कम बन रहे हैं, इस वजह से इसमें ज्यादा फोकस करूं, तो ऐसा कुछ नहीं है। आपको हर सब्जेक्ट को टाइम देना है, लेकिन साइको वगैरह को आपने पहले से पढ़ रखा है तो आपको उसी पर ज्यादा फोकस करने की आवश्यकता, आप अन्य सब्जेक्ट पर ज्यादा फोकस करें। अब मेन बड़ी समस्या 2 आती है, एक तो राजस्थान जीके को कैसे तैयार करें, दूसरा आता है आपकी सब्जेक्ट को कैसे तैयार करें। तो पहले हम बात करते हैं राजस्थान जीके की, कि राजस्थान जीके को कैसे तैयार करें। तो देखो 2 से 3 प्रकार के विद्यार्थी है। एक विद्यार्थी ऐसा है, जो विद्यार्थियों का वर्ग है वो यह है कि जो उनको राजस्थान जीके बिल्कुल नहीं आ रहा। जैसे साइंस मैथ वाले विद्यार्थियों की बात करूं, और अगर उन्होंने राजस्थान जीके कभी नहीं पढ़ा है तो उनके लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है कि राजस्थान जीके उनको बिल्कुल नहीं आ रहा, उनका इंटरेस्ट भी नहीं है राजस्थान जीके में। तो एक तो ये वे विद्यार्थी है जिनका राजस्थान जीके में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है। एक वे विद्यार्थी है जिन्होंने पिछली एग्जाम्स में या राजस्थान की कोई भी एग्जाम, जैसे एलडीसी है, राजस्थान पुलिस है, ग्राम सेवक है, पटवारी है, उनमें अगर राजस्थान जीके पढ़ रखा है तो उनके लिए कोई दिक्कत होने वाली नहीं है, क्योंकि वो आप वापस उसको डीपली पढ़ना है बस। और एक विद्यार्थी वो है जिनका राजस्थान जीके, क्योंकि वो एसएसटी वाले विद्यार्थी है जिनका राजस्थान जीके अच्छे से कवर है, और उन विद्यार्थियों को हो सकता है रीट में थोड़ा सा कम वेटेज था राजस्थान जीके का, लेकिन उन्होंने टॉपिक्स सभी राजस्थान जीके के पढ़ रखे हैं, उन विद्यार्थियों की कोई दिक्कत होने वाली है, क्योंकि वो एसएसटी में भी पढ़ेंगे राजस्थान जीके को, यहाँ भी पढ़ेंगे, तो उन विद्यार्थियों की भी ज्यादा दिक्कत होने वाली नहीं है। पहला विद्यार्थी वर्ग के बारे में बात करें तो ऐसे वर्ग विद्यार्थी है जिनको राजस्थान जीके बिल्कुल नहीं आ रहा, या जो 0 से राजस्थान जीके को शुरू करेंगे, या इन्होंने पिछले 1 महीने में पढ़ा भी है तो हल्का फुल्का पढ़ा है, बाकी राजस्थान जीके स्टार्ट करेंगे। तो कुछ विद्यार्थी ये पूछ रहे सर कोचिंग करें या नहीं करें, तो मैं आपको बता दूं राजस्थान जीके के लिए अगर आप बिल्कुल आपका इंटरेस्ट नहीं है, बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है राजस्थान जीके का, तो आप कोचिंग कर सकते हैं। कोचिंग भी आपको किसी कोचिंग का नाम देखकर आपको कोचिंग नहीं करनी है, आपको टीचर देखना है कि इस टीचर से राजस्थान जीके ये अच्छा पढ़ा है, इससे मैं टीचर से पढ़ सकता हूँ। और आजकल तो आपके यूट्यूब पर हर टीचर की वीडियो उपलब्ध है, पहले आप उस टीचर की वीडियो देखिए किस प्रकार का पढ़ा रहा है, उसके बाद आप उसका कोर्स ज्वाइन कीजिए। तो आप अगर आपके बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है, आपको राजस्थान जीके से मतलब बिल्कुल ये रुचि नहीं है आपकी राजस्थान जीके में कि ये राजस्थान जीके तो हमसे नहीं होगा, ऐसे विद्यार्थी है तो राजस्थान जीके से कोई कोर्स लेके वैसे पढ़ सकते हैं। लेकिन जो विद्यार्थी राजस्थान जीके जिनको मान लो थोड़ा बहुत के हम कर लेंगे इस प्रकार का है, या सेल्फ स्टडी से पढ़ना चाहते हैं, उन विद्यार्थियों को मैं बता दूं कि अगर आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं, एकदम पहली बार पढ़ रहे हैं, तो आपको मैंने स्प्रिंग बोर्ड के नोट्स प्रोवाइड कराए थे टेलीग्राम पर, वापस करवा दूंगा। स्प्रिंग बोर्ड के नोट्स है, मैंने पढ़े हैं, अच्छे नोट्स है, और मैं आपको जो भी बता रहा हूँ वो प्रैक्टिकल बता रहा हूँ। मैंने जो कर रहा हूँ मैं, या जो मैंने यूज किया है, या मैंने जो प्रैक्टिकल किया है उन पर, तो वही बता रहा हूँ आपको, अलग से कुछ नहीं बता रहा मैं। यह नहीं है कि किसी से सुन लिया बता दिया आपको यह बुक अच्छी आती है। जो बुक मैंने पढ़ी है और मैंने देखा है इस बुक में क्या अच्छी है, क्या कमियां, क्या अच्छा है, वही बता रहा हूँ आपको। ऐसा नहीं कि ये सब बोल रहे हैं ये बुक है, ये बुक अच्छी आती है, ये बुक अच्छी आती है, ऐसा नहीं बात करा मैं एकदम जो प्रैक्टिकल मैंने किया है वही बात कर रहा हूँ। तो आप स्प्रिंग बोर्ड के नोट्स ले सकते हैं। स्प्रिंग बोर्ड के नोट्स में क्या है, कुछ चीजें एकदम सामान्य भाषा में लिखी गई है, मतलब जो विद्यार्थी पहली बार पढ़ रहा है उन विद्यार्थियों के लिए। और कुछ विद्यार्थियों को ये भ्रम होता है कि सर नोट्स खुद के बनाने चाहिए, ऐसे बनाने चाहिए, तो वो नोट्स है ऐसे लगेंगे आपको जैसे आपके ही बनाए हुए हैं, क्योंकि बहुत अच्छे से डिजाइन किए हुए नोट्सों को। और आप उन नोट्स से जो आरएस लेवल के नोट्स है, लेकिन आपके रीट एग्जाम में फायदेमंद साबित होंगे, क्योंकि उसमें जो 100% में से 70% जो पोर्शन है, आपको कोई भी एग्जाम करने के लिए 70 से 80% के आसपास नंबर आना आवश्यक होता है। 70 से 80% के अगर आपके नंबर आ रहे हैं तो आप कट ऑफ फाइट कर पाते हैं। तो उस नोट्सों में 100 में से 70% वेटेज वहां पे दिया गया है, मतलब आप 100% कोई चीज होती है उसमें 70% तो उसमें नोट्स में आपको मिल जाएंगे।
अब कुछ चीजें आपको समझ बनाने के लिए पढ़नी पड़ती है, या आप, अगर मैं बोल रहा हूं, अगर फर्स्ट टाइम आप पढ़ रहे हैं तो आप स्प्रिंग बोर्ड के नोट्स यूज कर सकते हैं। जैसे एसएसटी विद्यार्थियों के लिए नहीं बोल रहा कि उन्होंने अगर आस्था जी के पहले से पढ़ रखा है तो उनको ये स्प्रिंग बोर्ड के नोट्स वगैरह पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उनके लिए ये एकदम हल्की चीज हो जाएगी, एकदम सामान्य चीज हो जाएगी। जो साइंस मैथ के विद्यार्थी है, जो बिल्कुल कुछ भी नहीं जानते राजस्थान जीके के बारे में, उन विद्यार्थियों के लिए स्प्रिंग बोर्ड के नोट्स है वो कारगर साबित हो सकते हैं, क्योंकि उनमें थोड़ा सा लैंग्वेज भी ठीक लिखी हुई है और अच्छी भाषा में लिखे गए हैं, और आप आराम से उनको सेल्फ स्टडी के माध्यम से तैयार कर सकते हैं। अगर वो नोट्स आप तैयार कर लेते हैं तो उसके बाद, और जो विद्यार्थी एसएसटी वर्ग के हैं या जो विद्यार्थियों को जीके थोड़ा बहुत आता है, उन विद्यार्थियों के लिए एक ही सजेस्ट करूंगा, आप पेनोरमा की बुक पढ़ें। अगर मान लो सिलेबस में ऐसा लिखा जाता है कि जीके है वो राजस्थान बोर्ड की बुक्स में से आएगा, अगर ऐसा कुछ लिखा जाता है तो आप राजस्थान बोर्ड की बुक्स, और राजस्थान बोर्ड की जो बुक है वो आपकी जो हिंदी साहित्य अकादमी की जो पुस्तक आती है, देखो ये मेरे पास भूगोल की पुस्तक है, राजस्थान का भूगोल, डॉक्टर हरिमोहन सक्सेना, शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार, राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी, ये मेरे पास भूगोल की है। हिस्ट्री की भी पढ़ी होगी शायद, तो ये बुक आती है। इन्हीं बुक पर आज आपकी जो 9th और 10th की जो पुस्तकें हैं, जो आप ये पुस्तकें आप देख रहे होंगे या जो आपने देखी होगी ये पुस्तकें, ये दोनों पुस्तकें इस बुक पर आधारित है। जो ये पुस्तक है, इस पुस्तक में से ही ये दोनों आरबीसी वाली जो 9th 10th की बुक है, इन्हीं में से लिखा गया है। और अब की बार आपने देखा होगा जो लैब असिस्टेंट वगैरह का पेपर हुआ है, उसमें ये आरबीसी बुक्स में से ज्यादा सवाल उठाए जा रहे हैं, और वो आरबीसी बुक्स से पेपर नहीं बनाते, वो पेपर बनाते हैं इससे, हिंदी ग्रंथ अकादमी से। दिनेश बोर्ड पेपर बनाती है हिंदी ग्रंथ अकादमी, क्योंकि ऑथेंटिक बुक आती है, कोई भी विवाद नहीं होता, तो इस वजह से इससे पेपर बनाती है। लेकिन इसी बुक से ये बुक्स लिखी गई है, तो अपन को लगता है कि आरबीसी बुक से पेपर आ रहा है या आरबीसी बुक से सवाल आ रहे हैं, तो इसकी वजह क्या है, क्योंकि इस बुक के आधार पर वो बुक लिखी गई है। तो अगर आप मान लो सिलेबस में ऐसा डिफाइन कर दिया जाता है कि आरबीसी बुक से पेपर आएगा या एनसीईआरटी बुक से आएगा, जो भी अगर डिफाइन किया जाता है, तो आपको, या वर्तमान सत्र में जो चल रही पुस्तकें हैं, तो ये 9th और 10th की पुस्तकें चल रही है, तो आपको वो पढ़ने के बजाय आप ये बुक पढ़ लें, क्योंकि इसमें आपको उनसे अधिक मिलेगा। वो साथ में आप पढ़ लोगे तो उनको, अगर ये पढ़ लेते हो आप, तो वो आराम से आप निकाल लोगे एक बार में, उनको दिक्कत नहीं आएगी। तो ये हिंदी ग्रंथ अकादमी की पुस्तकें हैं, छोटी छोटी पुस्तकें, ज्यादा बड़ी भी नहीं है, सामान्य भाषा में लिखी गई है, एकदम सिंपल लैंग्वेज में लिखी गई है, और ऑथेंटिक की गारंटी आप प्रूफ लगा सकते हैं, कोई भी विवाद हो उस पर आप लगा सकते हैं। तो इसमें ये पुस्तकें आपके लिए बेटर साबित होगी अगर आरबीसी बुक के आधार पर पेपर बनाया जाता है, तो अगर सिलेबस में डिफाइन किया जाता है। तो अगर सिलेबस में डिफाइन नहीं किया जाता, ऐसे ही पेपर बनाया जाता है, तो आपने देखा होगा, अभी रिट में देखा होगा, एसएसटी में प्रश्न पूछ लिया गया था कि सांगा की मृत्यु कब हुई, या अभी वो कौन सी एग्जाम की बात है उसमें, राजस्थान पुलिस की एग्जाम में प्रश्न पूछ लिया गया था कि सवाई जय सिंह के पिता का नाम क्या है। तो ये चीजें आपको नोट्स में नहीं मिलेगी कहीं भी, या कोई सामान्य पुस्तक में ये चीजें नहीं मिलेगी, इनको लिए आपको डीपली पढ़ना पड़ेगा। देखो, हम ये एक जंग है, और इस जंग को जीतने के लिए आपको जिस स्तर तक जाना पड़े वहां तक जाना पड़ेगा, क्योंकि बाकी विद्यार्थियों से आपको आगे आना है, तो आपको डीपली पढ़ना पड़ेगा। ये तो आप मान के चलिए, अगर आप ऊपर ऊपर से पढ़ के जाते हैं तो किस बात की कोई गारंटी नहीं कि पेपर इजी आएगा। पेपर कैसा भी आए, आपको पूर्ण रूप से तैयार रहना है, क्योंकि हम दुश्मन को कमजोर नहीं समझ सकते, क्योंकि अब अगर युद्ध में जा रहे हैं तो आप पूरे अस्त्र शस्त्र लेकर जाइए। अगर बाद में अगर सरल भी पूछा जाएगा तो हम आराम से उसको मार गिराएंगे, और अगर हार्ड पूछा जाएगा तो युद्ध तो करेंगे साथ में, लास्ट तक जीतेंगे। लेकिन अगर आप हल्के इसमें लेते हैं हर चीज को, तो ऐसा बिल्कुल मत करना, क्योंकि पेपर कैसा भी बन सकता है, उसकी गारंटी नहीं है। पेपर इजी भी आ सकता है, पेपर हार्ड भी आ सकता है, और इजी के तो इस बार इसलिए नहीं आएगा क्योंकि आपने देखा होगा पिछली रीट में इजी के चक्कर में तो इतना लफड़ा हुआ था, जो इजी था इतनी कट ऑफ गई लेवल फर्स्ट की, आपने देखी होगी। तो अब की बार इजी तो आप मैम के चलिए इजी तो नहीं बनाएंगे, पेपर ठीक ठाक मीडियम लेवल का पेपर बनाएंगे। इसलिए आपको, अभी राजस्थान पुलिस में पूछा गया था, जो सवाई जय सिंह के पिता का नाम क्या था, जिसके पिता का नाम हम नहीं पढ़ते हैं अधिकांशतः, या कोई भी कोचिंग वाला नहीं पढ़ाता है अधिकांशतः, ऐसे ऐसे प्रश्न पूछ लिए गए थे। तो किस प्रकार के भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं, इनके लिए आपको एक पेनोरमा की बुक आती है, जिसके 2 भाग आते हैं, 2 पार्ट आते हैं, एक में राज्य व्यवस्था और आपके भूगोल आती है, एक में इतिहास, कला और संस्कृति। ये आपके है राजस्थान पेनोरमा, एस.डी. सिंह और चित्रा राव की पुस्तक है। 2 पार्ट आते हैं इस पेनोरमा के, ये पुस्तक आप पढ़ सकते हैं। ये थोड़ी सी आपके हो सकता है आपके, अगर आपने
मैं बता रहा हूं उन विद्यार्थियों के लिए है जो SST के विद्यार्थी है और जिन्होंने राजस्थान जीके पहले पढ़ रखा है, या वो विद्यार्थी जिनको राजस्थान जीके में अधिकांशतः थोड़ी बहुत पकड़ है, उन्होंने पटवारी वीडियो की तैयारी की है, उन विद्यार्थियों के लिए यह बुक बेस्ट साबित होगी। SST विद्यार्थी यही पढ़े, और जो विद्यार्थी पहले से कोई तैयारी कर रहे हैं राजस्थान जीके की, वो विद्यार्थी भी यही पुस्तक पढ़े। लेकिन जो विद्यार्थी फर्स्ट बार पढ़ रहे हैं, जिन्होंने पहली बार ही रीट की या जीके राजस्थान जीके पढ़ रहे हैं, साइंस मैथ वाले विद्यार्थी हैं, उन विद्यार्थियों के लिए मैं बता रहा हूं कि आप स्प्रिंग बोर्ड के एक बार नोट्स पढ़ ले। उसके बाद स्प्रिंग बोर्ड के नोट्स पढ़ने के बाद आप जो मान लो एक टॉपिक आपने पढ़ लिया स्प्रिंग बोर्ड से, या आपने एक बार सिलेबस कर लिया और दोबारा आप टॉपिक पढ़ रहे हैं, तो कोई भी टॉपिक पढ़ने के बाद आप इससे एक बार जरूर पढ़ें। उससे क्या होगा, आपका एक माइंड में जो प्रश्न अधीनस्थ बोर्ड अभी पूछ रहा है, जो एग्जाम का जो पैटर्न चल रहा है अभी, वो ये चल रहा है कि आपके दिमाग की परख ली जाती है, वहां पे फैक्ट नहीं पूछे जाते। आजकल ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं घुमा फिरा के कि व्यक्ति को समझ होनी चाहिए हर टॉपिक के बारे में, हर राजा के बारे में, जो भी घटनाक्रम है उसके बारे में पूरी आपको समझ होनी चाहिए। जो भी पैटर्न ये चल रहा है, और इस पैटर्न के अनुसार आपको ना पूरा संपूर्ण ज्ञान होना चाहिए उसके बारे में, टॉपिक के बारे में। तो अगर मान लो जैसे आपने एक बार सिलेबस कर लिया उस नोट से, तो दूसरी बार अगर आप सिलेबस कर रहे हैं, तो आप जैसे राजस्थान का एकीकरण पढ़ रहे हैं, तो राजस्थान का एकीकरण वहां से पढ़ने के बाद आप इससे पढ़े। इसमें क्या होगा, राजस्थान एकीकरण के बारे में जितनी भी बातें दी गई है वो आप नोट्स में लिख ले। मान लो अगर इसमें कुछ एक्स्ट्रा लिखा हुआ है, देखो मैं बता रहा हूं, कोई भी नोट्स हो 70% आप किसी भी कोचिंग से कोचिंग कर लो, किसी भी टीचर से पढ़ लो, हल्के से टीचर से पढ़ लो, 70 से 60% तक आपके हर टीचर दिखाएगा। अब आप अगर नोट्स बना रहे हैं तो इस बात का विशेष ध्यान रखें कि आप नोट्स बनाते समय थोड़ा सा स्पेस रखें। अगर आप स्प्रिंग बोर्ड के नोट्स से पढ़ते हैं तो वहां स्पेस फुल है, आप अगर खुद नोट्स बना रहे हैं तो स्पेस रखें उसमें क्या आप नई चीजें ऐड कर पाओगे। तो अगर आप पेनोरमा पढ़ रहे हैं, तो पेनोरमा पढ़ते टाइम आपको क्या ध्यान रखना है कि आप मान लो जैसे राजस्थान का एकीकरण पढ़ रहे हैं, तो राजस्थान के एकीकरण में आपके नोट्स में जो बातें हैं वो तो है, इसके अलावा कुछ बातें ऐसी होती है जो केवल पढ़ने की होती है, समझने की होती है, लिखने की नहीं होती, फैक्ट याद करना नहीं होता, एक समझ बनती है, वो आप इससे पढ़ के समझ ले। कुछ चीजें ऐसी होगी जो मान लो एक्स्ट्रा है, या कोई मान लो किसी का कथन है या कोई डेट है वगैरह, जो आपको हो सकता है, आपको लगता है कि यह क्वेश्चन आ सकता है, तो आप उनमें नोट कर ले। जिससे क्या होगा, आपके नोट्स में संपूर्णता आ जाएगी, कुछ चीजें कमी होगी। देखो 70% नोट्स में होता है, आप 10 या 15% एक्स्ट्रा ऐड कर लोगे, मतलब 85-90% तक आपके नोट्स में सिलेबस आ जाएगा। 10% बाहर से भी पूछा जाएगा तो आपकी समस्या आप कर लोगे। बाकी आप 80 या 90% आपके सिलेबस में बेटर हो जाएगा, उनमें से क्वेश्चन आएगा तो आप आराम से कर दोगे, 80-90% आराम से कर दोगे, जब तक आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो ये रणनीति होनी चाहिए आपको पढ़ने की। कोई भी टॉपिक आप पढ़ रहे हो, आप किसी भी प्रकार का टॉपिक पढ़ रहे हो, उसके लिए आपकी ये रणनीति होनी चाहिए कि आप राजस्थान जीके को पहले वहां से पढ़े। आपके जो भी नोट्स है, मान लो स्प्रिंग बोर्ड के आप नोट्स नहीं लेते हैं, आपके पहले से किसी टीचर के नोट्स लिखे हुए हैं, तो आप उन नोट्स को पढ़े। लेकिन उन नोट्स को पढ़ने के बाद आप एक बार पेनोरमा या जो आपके राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी की जो पुस्तक आती है, उसकी पुस्तक से आप जरूर पढ़े, क्योंकि ये ऑथेंटिक पुस्तक है। हो सकता है आपको टीचर की मानवीय त्रुटि की वजह से भी आप गलती कर सकते हैं कभी कभी। और कुछ विद्यार्थी मैंने अभी देखा है कि वो विद्यार्थी ये कहते हैं कि सर मेरे नोट्स में तो यही लिखा हुआ है। तो आप जिद नहीं करें, आप ऑथेंटिक बुक से आप मिलान जरूर करें किसी भी चीज की। तो आप पेनोरमा ऑथेंटिक, तो देखो पेनोरमा का आप प्रूफ तो नहीं लगा सकते, ऐसे ऑथेंटिक बुक तो नहीं है, लेकिन ये जो बुक लिखी गई है वो हिंदी ग्रंथ अकादमी वगैरह जितनी भी पुस्तकें हैं उनका संकलन है। मतलब इसमें आपको जो फैक्ट मिलेगा वो कहीं ना कहीं अन्य ऑथेंटिक बुक में मिल जाएगा। तो अभी जो बहुत चर्चित पुस्तक है, और बाकी आपको मैं रिव्यू दे दूंगा इन पुस्तकों का, किस प्रकार की पुस्तकें आपको बता दूंगा, कभी दिखा दूंगा मैं पुस्तकें किस प्रकार की है, तो मैं आपको बता दूंगा। बाकी राजस्थान जीके के लिए आपके लिए ये बुक सफिशिएंट है। अब बात आती है सब्जेक्ट की। देखो आपको मैंने बता दिया राजस्थान जीके किस प्रकार आपको तैयार करना है। अगर सिलेबस में लिखा जाए आरबीसी बुक्स, तो आपको 9th-10th की आरबीसी बुक पढ़नी है, और उसके साथ आपको हिंदी ग्रंथ अकादमी की पुस्तकें पढ़नी है। और अगर आप सीधा हिंदी ग्रंथ अकादमी की पुस्तकें पढ़ते हैं तो इसमें एक कमी है। देखो मैं आपको बता देता हूँ इसमें कमी क्या है, पेनोरमा में उसमें फर्क क्या है, ये मैं आपको बताता हूँ। इसमें पुस्तक में ये कमी है कि इसमें कुछ चीजें हैं वो थोड़ी शॉर्ट में लिखी हुई है। मतलब जैसे राजाओं का क्रम है इतिहास में, अगर तो आप राजाओं का क्रम देखोगे, शासकों का क्रम देखोगे, तो कुछ शासक दिए हुए हैं, बीच में नहीं दिए हुए, मतलब जो मुख्य है वो दिया गया है। इसमें मुख्य चीजें ही है। मतलब आज का जो पैटर्न चल रहा है, कुछ डीपली प्रश्न पूछे जा रहे हैं, वो आपको इसमें नहीं मिलेंगे। और आपको कोई भी चीज हो उसमें से 4 में से 2 फैक्ट आपको मिलेंगे, 2 नहीं मिलेंगे। तो पेनोरमा में आपको सभी फैक्ट मिल जाएंगे, ये वजह है। बाकी अगर इसमें से लिखा जाता है आरबीसी बुक्स की पुस्तक, तो आप इनमें से ही पढ़े।
बाकी ये पुस्तक इजी भाषा में आप समझ सकते हैं, अच्छे से पढ़ सकते हैं। लेकिन देखो, अगर आप पहली बार पढ़ रहे हैं तो ये पुस्तक पढ़ सकते हैं, लेकिन अगर पेनोरमा आपकी समझ नहीं आ रही तो ये पढ़ सकते हैं। नहीं तो आप पेनोरमा अगर आपकी समझ आ रही है, अब पेनोरमा भी पढ़ना क्या है, देखो कुछ चीजें क्या होती है पेनोरमा पढ़ने में, कुछ चीजें आप हर फालतू की रटने लग जाते हैं, उनमें आपको नहीं पढ़ना है। आपको वही चीजें पढ़नी है जो आपसे रिलेटेड है, आपके टॉपिक से संबंधित है। हर चीज फैक्ट मत रटो, जो पेपर का पैटर्न चल रहा है, पुस्तकें चल रही है। आपको मैं थोड़े दिनों बाद में बता दूंगा, अगर मैं अभी खुद भी नहीं लाया हूँ, एक 2 बुक आती है वो लेके आए हैं, बाद में आपको बताऊंगा कि आपको ये प्रैक्टिस के लिए भी कौन कौन सी पुस्तकें हैं जिसमें आपका पिछले ईयर्स के जितने भी पेपर है वो आपको मिल जाएंगे, और उसमें से आप तैयारी कर पाएंगे। उन पेपर से आप उनमें से प्रश्न देख पाएंगे कि किस प्रकार के अभी प्रश्न पूछे जा रहे हैं एग्जाम से। तो आप ये दोनों पुस्तकों में से कोई सी भी पढ़ सकते हैं। अब बात करते हैं सब्जेक्ट की। सब्जेक्ट में क्या आने वाला है, क्या नहीं आने वाला है, इसका अभी देखो सिलेबस डिफाइन नहीं हुआ है, और जब तक सिलेबस डिफाइन नहीं होता उसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। क्योंकि अगर मान लो उसमें लिख दिया जाता है कि पेपर जो वर्तमान सत्र में चल रही एनसीईआरटी की पुस्तकों से लिया जाएगा, ये अगर लिखा जाता है तो आपको अभी जो रीट में आपने देखा होगा पेपर एनसीईआरटी से पूछा गया था, तो आपको केवल एनसीईआरटी पर ही फोकस करना है, साथ में एक्स्ट्रा चीजें पढ़नी है। लेकिन पहली आपकी प्राथमिकता होनी चाहिए कि आपकी एनसीईआरटी का एक एक फैक्ट, एक एक लाइन आपको याद होनी चाहिए अगर एनसीईआरटी लिखी जाती है तो। अगर सिलेबस में एनसीईआरटी का कोई डिफाइन नहीं किया जाता है, अगर सिलेबस में एनसीईआरटी का कोई डिफाइन नहीं किया जाता तो आपको सब्जेक्ट के अनुसार पुस्तकें पढ़नी, और सब्जेक्ट के अनुसार मेरे से आप ज्यादा जानते हैं। क्योंकि अगर आप एसएसटी से हैं, या आप संस्कृत से हैं, या हिंदी से हैं, और आपकी खुद की सब्जेक्ट है, और आपको खुद की सब्जेक्ट का नॉलेज है कि कौन सी पुस्तकें अच्छी है कौन सी नहीं है। जैसे मान लो अगर आप संस्कृत के हैं तो आपको पता होगा लघु सिद्धांत कौमुदी पुस्तक चलती है जो अच्छी लेवल की पुस्तकें आती है, या कोई मान लो साफल्यम की पुस्तक चलती है, ठीक लेवल की आती है। लघु सिद्धांत कौमुदी से आप तुलना नहीं कर सकते उसकी, लेकिन ठीक पुस्तक आती है। तो आपको पता होगा, अगर आप हिंदी पढ़ रहे हैं तो आपको पता होगा जैसे KR मैया सर की आती है, या जो राघव प्रकाश सर की आती है, ये पुस्तकें आती है, अच्छी पुस्तकें आती है। ऐसे मतलब आपको पता होना चाहिए कि कौन सी पुस्तकें अच्छी है, आपकी सब्जेक्ट है। अगर साइंस मैथ की मैं आपको बता दूंगा, साइंस मैथ की कोई दिक्कत नहीं है, मेरे खुद की सब्जेक्ट है मैं बता दूंगा। बाकी देखो आप अगर एसएसटी की पढ़ रहे हो, और अगर एसएसटी में देखो एनसीईआरटी पुस्तकें लिखी जाती है, तो आपको जो दृष्टि आईएएस की पुस्तकें चलती है, जो दृष्टि आईएएस की पुस्तकें चल रही है, उनमें आपको जैसे एनसीईआरटी पुस्तकें चलती है जो प्रश्न वाइज है, जो इसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिए गए हैं और नीचे व्याख्या दी गई है, वो आप खरीद सकते हैं अगर एनसीईआरटी का सिलेबस लिखा जाता है। और अगर वो नहीं लिखा जाता तो आप एक गाइड लाने की बजाय, मेरा एक सुझाव है कि आप गाइड ना लेकर एक एक पुस्तक लाए। जैसे राज व्यवस्था की एक अलग पुस्तक ले आए, अगर आप एसएसटी की तैयारी करेंगे, भूगोल के अलग पुस्तक ले आए। मान लो आपके इतिहास की है, भारत का इतिहास है, तो वो अलग पुस्तक ले आया। वर्ल्ड एवं विश्व का भारत का भूगोल है, उनकी अलग पुस्तक ले आए। इस प्रकार आप पुस्तकें लेकर आए एसएसटी के लिए। देखो इनके बारे में मैं आपको बाद में डिटेल में बता दूंगा, क्योंकि अभी सिलेबस डिफाइन नहीं हुआ है, और जब तक सिलेबस डिफाइन नहीं होता कुछ कहा नहीं जा सकता कि कौन सी पुस्तकें आपको पढ़नी पड़ेगी। अगर सिलेबस मान लो डिफाइन हो जाता है तो आप ले सकते हैं। यही अब मैं बता देता हूँ साइंस मैथ वालों की। और जो मान लो संस्कृत हिंदी से तैयारी कर रहे हैं या एसएसटी से तैयारी कर रहे हैं, वो साथ में सेकंड ग्रेड की तैयारी भी कर रहे होंगे, तो वो आप वहाँ सेकंड ग्रेड में आप जो पढ़ रहे हैं वो यहीं पे काम आने वाला है आपके, तो आप दोनों तैयारी साथ में कर सकते हैं। लेकिन जो साइंस मैथ के विद्यार्थी है, उनको अगर लिखा हुआ है कि कठिनाई स्तर 12 तक होगा, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि वहां अवकलन समाकलन आएंगे। अवकलन समाकलन नहीं आने वाले वहां पे। कठिनाई स्तर 12 तक अभी भी था रीट में भी, लेकिन पर्सन साइंस में 1-2 सवाल पूछे गए थे, जो 12th क्लास की बुक है उसमें से पूछ लिए गए थे। लेकिन कठिनाई स्तर से होने से ये नहीं है कि आपको अवकलन समाकलन वाले चैप्टर पूछ जाएंगे। जो आपके सेकंड ग्रेड में पूछा जाता है वो रीट में नहीं पूछा जाएगा। और आपके जो सेकंड ग्रेड में जो दूसरा पेपर होता है सब्जेक्ट का, उसमें से लगभग शायद मेरे हिसाब से 10 प्रश्न आने वाले हैं जो 10th लेवल के आते हैं। बाकी तो आपके 11th 12th ग्रेजुएशन पोर्शन आता है। अधिकांशतः पोर्शन 12th का है, उसके बाद ग्रेजुएशन का, उसके बाद 10th तक सिलेबस आता है। तो आप साथ में लेकर चलना थोड़ा सा मुश्किल है साइंस वालों के लिए और मैथ्स वालों के लिए। तो वो विद्यार्थी अगर जो मुख्य परीक्षा की ही तैयारी करें, उन विद्यार्थियों के लिए पहले मैं गणित के बारे में बता देता हूँ। तो देखो गणित के लिए आप कोई सी भी एक बुक लेकर उसकी प्रैक्टिस शुरू कर दे, क्यों उनसे एनसीईआरटी से आरबीसी लिखा हुआ है, चाहे कुछ भी लिखा हुआ है, उससे आपके फर्क नहीं पड़ने वाला। क्योंकि कोई भी सिलेबस में कुछ भी लिखे, आपको गणित तो वही रहने वाले। अभी एनसीईआरटी में से प्रश्न उठाए गए थे, लेकिन
अधिकांशतः प्रश्न थे ऐसे जो आपको सबको आ रहे थे, मतलब लगभग प्रश्न पूरे 20 में से 20 या 25% आए, जितने भी आ रहे हैं वो सब आपको आ रहे थे। शिक्षण विधियों को छोड़ दिया जाए तो गणित सबको आ रहे थे, लगभग सामान्य सी गणित आई थी। क्यों? एनसीईआरटी में ऐसी गणित दिखी हुई है। तो आप गणित को कहीं से भी पढ़े, चाहे आप कोई टीचर से पढ़े, आजकल तो यूट्यूब पर बहुत सी क्लासें उपलब्ध है गणित के लिए, तो हर टीचर पढ़ा रहा है, तो आपको वहां से क्लासें देख लेनी है और उसके बाद आपको टॉपिक समझ लेना है। उसके बाद जैसे आर एस अग्रवाल की पुस्तक आती है, माथुरिया की पुस्तक आती है, तो रामनिवास माथुरिया, आर एस अग्रवाल, इनमें से कोई पुस्तक ले लो और वहां से आप एक बार हर टॉपिक को कवर कर लो। और टॉपिक वही रहने वाले जो आपके रेट में है, वही टॉपिक है। मेंसुरेशन, जियोमेट्री, स्टैटिस्टिक्स, या मान लो अब सांख्यिकी है तो यहाँ पे सांख्यिकी में थोड़ा कम दिया हुआ था, वहां माध्य, माध्यिका, बहुलक के बाद आपको जो बड़ी जो मान लो माध्य, माध्यिका निकालना आ जाएगा, बहुलक निकालना, ऐसे प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं। तो आपको थोड़ा सा लेवल ऊपर पूछा जाएगा, बाकी वही सिलेबस रहने वाला जो पिछला रहा है। तो आप गणित तो अभी से शुरू कर दे, गणित में तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। अब गणित में प्रैक्टिस के लिए आपको बता देता हूँ। अभी देखो ये मेरे पास है, इसका रिव्यू मैं बाद में दे दूंगा। ये किताब है, अभी किशोर सर ने निकाली थी, उत्कर्ष क्लासेस जोधपुर। ये किशोर सर की जो पेपर सेट है पूरी, आपको अगर आपने मान लो रीट में जो गणित अच्छी से पढ़ रखी है, आपको फैक्ट लगभग याद है, फॉर्मूले वगैरह, आप केवल प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो इसमें देखो 2011 से लेकर 2021 तक के जितनी भी आरएस बनी, स्कूल व्याख्याता, हेडमास्टर, एसआई, रीट, पटवार, एलडीसी, संगणक, ग्राम विकास अधिकारी, जूनियर अकाउंटेंट, महिला सुपरवाइजर और टैक्स असिस्टेंट के जितने भी पेपर है, उन पेपर के सभी क्वेश्चन है। तो आप इनको बुक्स को निकाल सकते हैं, जिससे क्या होगा, आपको राजस्थान की जो बुक्स का जो पैटर्न चल रहा है, इसमें क्यों अधिकांशतः पेपर अधीनस्थ बोर्ड करवा रहेगी, जैसे महिला सुपरवाइजर है, इसके अलावा आपके जो एलडीसी भर्ती है, ग्राम विकास अधिकारी है, पटवार है, ये सब अधीनस्थ बोर्ड ने करवाए। तो इनका जो आपको पैटर्न भी पता लग जाएगा कि ये किस प्रकार की गणित के प्रश्न पूछ रही है, और वही प्रश्न पूछने वाले, क्योंकि पेपर सेटर तो वही है, तो आपको एक आइडिया लग जाएगा किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो आप राजस्थान की तैयारी कर रहे हैं तो ये पुस्तक आप निकाल लेना, अच्छी पुस्तक है। ठीक है, मैंने अभी पूरी तो नहीं पढ़ी है, लेकिन मैंने देखी है, क्वेश्चन ठीक लिखे हुए हैं। अब साइंस वालों के लिए बता दूं कि अगर साइंस के लिए आप अगर सिलेबस में एनसीईआरटी लिखा जाता है, तो मैं आपको यही कहूंगा, साइंस के लिए आप एनसीईआरटी जो टॉपिक है, और वो टॉपिक चाहे आपके 12 तक, 6 से लेकर 12 तक किसी भी क्लास में वो टॉपिक दिया हुआ है, उसका नाम दिया हुआ है, तो आपको वो टॉपिक पढ़ना होगा। अगर एनसीईआरटी लिख दिया जाता है सिलेबस में, तो आपको वह एनसीईआरटी ही पढ़नी होगी। अब अगर मान लो एनसीईआरटी नहीं लिखी जाती, तो हम बाद में आपको एक बता दूं, पहले नहीं बता रहा हूं, आपको यह ध्यान रखना, अगर एनसीईआरटी लिखी जाती है तो आपको एनसीईआरटी पे फोकस करना है। सिलेबस आने के बाद हम और चर्चा कर लेंगे, लेकिन अगर मान लो एनसीईआरटी नहीं लिखी जाती है, तो देखो ये पुस्तक आती है, एक दृष्टि आईएएस की है, सामान्य विज्ञान, ये आप देख पा रहे होंगे, आपकी अगर दिखाई दे रही है, तो एक सामान्य विज्ञान की पुस्तक आती है दृष्टि आईएएस की। अभी इसका 4th संस्करण आया है, 5th संस्करण आने वाला है कुछ दिनों में। तो इस पुस्तक में जो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो तीनों सब्जेक्ट को अच्छी से, और जो आपके अभी टेक्नोलॉजी के पोर्शन जो वीडियो में पूछे गए थे, टेक्नोलॉजी वाला पार्ट जो उपग्रह वगैरह पूछे गए थे, वो भी इसमें शामिल है। इसमें क्योंकि ये आईएएस की पुस्तक है, तो देखो थोड़ी हाई तो आनी है, लेवल तो ऊपर आना है इस पुस्तक का। ये तो आप मान के चलिए, आप अगर आईएएस की पुस्तक लिखी हुई है तो अच्छी पुस्तक लिखी हुई है। दृष्टि आईएएस की पुस्तक इसका मतलब ऑथेंटिक भी है, आप ऐसी कोई छोटी मोटी गलतियां इसमें आपको नहीं मिलेगी। इसके अलावा एक दृष्टि आईएएस की एनसीईआरटी की भी आती है वस्तुनिष्ठ, वो तो मैंने पीडीएफ शायद भेज रखी है टेलीग्राम पर, वो पढ़ सकते हैं आप। लेकिन अगर आपको एनसीईआरटी नहीं लिखा जाता है सिलेबस में, अगर एनसीईआरटी लिखा जाएगा तो हम 11th 12th तक एक एक आपको चीज को नोट्स बनाएंगे और पढ़ेंगे। अगर एनसीईआरटी नहीं लिखी जाती है तो आप इस बुक से पढ़ सकते हैं। ये बुक में ठीक है, मुझे अच्छी लगी बुक, मैं लाया था, देख के लाया था, थोड़ी सी ठीक पुस्तक है। और बाकी साइंस की कोई ऑथेंटिक पुस्तक वैसे आती नहीं है, एक आती है महेश कुमार बर्णवाल की जो एनसीईआरटी पर डिपेंड है पूरी। लेकिन अगर सिलेबस में एनसीईआरटी नहीं लिखा जाता तो आपको थोड़ा सा डीपली पढ़ना पड़ेगा, और डीपली के लिए ये पुस्तक मेरे के हिसाब से ठीक है। इसके अलावा मैं आपको जो सिलेबस जैसे ही डिफाइन होगा, सिलेबस आ जाएगा, शायद मेरे हिसाब से 5 से 6 दिन के अंदर अंदर सिलेबस आपके आ जाएगा। तो जब सिलेबस आ जाएगा तो आप बाद में हम वापस बात कर लेंगे, चर्चा कर लेंगे कि आप कौन सी चीजें पढ़नी है, कौन सी नहीं पढ़नी है। ये तो मैंने इसलिए बता दिया कि अगर मान लो आपका सिलेबस डिफाइन नहीं होता है तो आप ये पुस्तकें आप पढ़ सकते हैं, या आप इनमें आप देखो पेनोरमा वगैरह खरीद लेना, ये आपको पढ़ना है, या जो सिंधी ग्रंथ अकादमी उनमें से एक पुस्तक ले लेना,
9th-10th की पुस्तकें आपके पास होगी। अभी आप क्या करें, अभी केवल आप एनसीईआरटी जो 6th, 7th, 8th की पुस्तकें हैं और 9th-10th तक आप अगर एनसीईआरटी आपके पास मिल जाएगी, या कोई सरकारी स्कूल में विद्यार्थी पढ़ रहे हैं उनको पुस्तकें मिलती है, या कोई आपके भाई छोटा बड़ा कोई भी पढ़ रहा है एनसीईआरटी की पुस्तकें उसके पास उपलब्ध है, तो आप वो पुस्तकें ले आए और अभी एक बार शुरू करें तैयारी को। पहले आप राजस्थान जीके की तैयारी शुरू करें और उसके साथ में आप साइंस भी साथ में पढ़ते रहे, मैथ की प्रैक्टिस दिखाते रहे। ये अभी आपको दृष्टि आईएएस वाली पुस्तक अभी लाने की आपको आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अगर सिलेबस में डिफाइन नहीं होगा तो आपको ये पुस्तक पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। फिर तो आप सिलेबस में अगर एनसीईआरटी लिखा हुआ तो हम एनसीईआरटी की बुक लाएंगे, चाहे वो दृष्टि आईएएस की लाए, चाहे महेश कुमार बैंडवाले की लाए, कोई भी लाए। तो अगर सिलेबस में डिफाइन होता है कि एनसीईआरटी की पुस्तक, तो आप फिर एनसीईआरटी की पुस्तकें ही पढ़ेंगे और उनके नोट्स बनाएंगे, और मैं आपको नोट्स भी प्रोवाइड करा दूंगा अगर एनसीईआरटी लिखा जाता है तो। अगर एनसीईआरटी नहीं लिखा जाता तो फिर एनसीईआरटी तो पढ़ेंगे लेकिन इतना फोकस नहीं करेंगे उस पर, बाकी अन्य चीजों पर आप ज्यादा फोकस करेंगे। तो ये था आपके साइंस मैथ्स, मैंने बता दिया। हिंदी संस्कृत के लिए आप मेरे से ज्यादा जानते हैं। एसएसटी के लिए आपको क्या पढ़ना है, राजस्थान जीके किस प्रकार तैयार करना है, तो इसके बारे में हमने बात कर ली है। अभी आप राजस्थान जीके पर फोकस करें, क्योंकि हर सब्जेक्ट में हर लेवल में आपके राजस्थान जीके का बड़ा वेटेज जोड़ा गया है। तो आप राजस्थान जीके अभी तैयार करें, सिलेबस का वेट नहीं करें। सिलेबस का वेट करने की अपेक्षा आप राजस्थान जीके को अच्छे से तैयार करें। हो सकता है आप एक दो चीजें एक्स्ट्रा भी पढ़ लेते हैं तो कोई नुकसान होने वाला आपके है नहीं। तो आप एक बार राजस्थान जीके शुरुआत करें और एनसीईआरटी की पुस्तकों से आप एक बार शुरू करें, उसके बाद आप जैसे सिलेबस आएगा तो हम बात कर लेंगे। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। अगर कोई आपके सवाल हो तो आप कमेंट कर देना। एक छोटी सी रिक्वेस्ट और है, आप विद्यार्थियों से कहना चाहूंगा कि इतने दिन क्या है, रेट एग्जाम था, लोड भी नहीं लिया, मैंने भी नहीं लिया, पेपर ठीक गया है, फिर भी अच्छे नंबर आ रहे हैं। लेकिन अब पीछे तो मैं क्या आपको गाइडेंस देता रहता था, पर्सनल मैसेज करते उनका भी रिप्लाई कर देता था, लेकिन अब मैं स्वयं तैयारी करने वाला हूं, इसलिए हर पर्सनल मैसेज का रिप्लाई देना थोड़ा सा मुश्किल है। तो आप सोच समझ कर मैसेज करें, अगर आपको कोई जरूरी काम है तो ही मैसेज करें, वरना पर्सनली मैसेज ना करें। आप कमेंट कर दें, मैं देखूंगा तब रिप्लाई कर दूंगा आपको। हर कमेंट का रिप्लाई किया। अभी मैं रिट में जो रिप्लाई नहीं दे पा रहा हूं, क्योंकि अभी जो एनसीईआरटी की कराई उन विद्यार्थियों में कुछ, हर विद्यार्थी का अलग अलग डाउट है, क्योंकि सभी विद्यार्थियों को यह लगता है कि जो मैं करके आया हूं वो सही है, या विद्यार्थियों को यह लगता है कि सर वो कोचिंग वाले ये करवा रहे हैं, वो टीचर ये करवा रहे हैं, तो उनकी डाउट होना स्वाभाविक है। तो जो डाउट है आपको वो आंसर क्या है कि आपके डाउट क्लियर हो जाएगा। तो आपको यहाँ भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। और आप नॉर्मलाइजेशन वगैरह की आप जो बात कर रहे हैं वो ऐसा आपका अधिकांश चित्रों में बता दिया होगा किस प्रकार नॉर्मलाइजेशन होगा। कुछ विद्यार्थी मांग कर रहे हैं, कुछ विद्यार्थी नहीं कर रहे हैं। तो देखो शिफ्ट मेरी भी 23 की शाम को थी, कह रहे कुछ हार्ड थी, लेकिन मैंने देखा है जहां तक 24 को आपको शाम को हिंदी देख लो, 23 के शाम की भी आप कोई ना कोई सब्जेक्ट उठा के अगर आप तीनों पेपर को देखते हैं और तीनों पेपर घर पे निकालते हैं तो आपको पता चलेगा कौन सा पेपर इजी था, कौन सा हार्ड था। कहीं इस चक्कर में ना रहना कि हमारा ही पेपर हार्ड था, इस चक्कर के इस भ्रम में नहीं रहना। हाँ ठीक है, 23 तारीख को शाम को बता रहे हैं हार्ड था, सभी बता रहे हैं, लेकिन एसएसटी वगैरह तो हार्ड आई थी सच्ची में। बाकी इतना पेपर सभी लेवल के बनाए गए थे, एक अच्छे स्तर के पेपर बनाए गए थे। तो अब देख लो, आपके अगर नंबर नहीं बन रहे हैं तो आप नॉर्मलाइजेशन की मांग करो, अगर आपके नंबर बन रहे हैं तो आप आगे की तैयारी करो, कोई दिक्कत नहीं है। इस प्रकार अगर कोई भी मेरे से कोई होगा, कोई भी हेल्प होगी या कोई भी नोट्स प्रोवाइड कराने की हेल्प होगी या कोई भी बुक्स आपको या बुक्स का रिव्यू देना है, मैं दोनों बुक्स का रिव्यू दे दूंगा आपको कि किस प्रकार के अंदर से किस प्रकार की पुस्तकें ये या क्या क्या चीजें दी गई है, तो इस पर हम बात कर लेंगे। बाकी कोई भी आपकी गाइडेंस हो या कोई भी आपका सुझाव हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, या आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लिए हमारा टारगेट विद अमस। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।